नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। यह एक दुखद घटना थी आधुनिक भारत के इतिहास में, क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम की गति को कम करने के साथ साथ उसके प्रभाव को भी बहुत हद तक कम कर दिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। एक थी गरम दल और एक था नरम दल। नरम दल उन लोगों के समूह को कहा जाता है जो उदारवादी प्रवृत्ति के थे, अर्थात अनुनय विनय की नीतियों का अनुसरण करना चाहते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जो सरकार की नीतियों का विरोध बहुत शांत ढंग से करना चाहते थे और निवेदन और आवेदन के माध्यम से उनको सूचित करके परिवर्तन की चाह रखते थे। लेकिन उन्हीं दिनों बंगाल विभाजन के दौरान कांग्रेस के अंतर्गत ही एक विशिष्ट वर्ग का जन्म हुआ, जिसका नाम था गरम दल। ये लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहते थे। इस दल में प्रमुख व्यक्तियों की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बहरहाल ये हो गई बात गरम दल और नरम दल की। अब सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन को समझने के लिए हमें उससे पहले 3 दरबारों के आयोजन के बारे में जानना चाहिए, जो विभिन्न वायसरायों के नेतृत्व में आयोजित किए गए थे दिल्ली में। भारत के इतिहास में 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया था। सबसे पहली बार 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, दूसरी बार 1903 में करजन के कार्यकाल में और तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। आइए थोड़ा सा वर्णन उन दिल्ली दरबारों का भी हम लोग करें। सबसे पहले 1877 के दिल्ली दरबार की बात करते हैं। उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन हुआ करते थे। ये वही लॉर्ड लिटन थे जिन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट को पारित करवाया था। चूंकि 1876 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था, जिसका नाम था शाही उपाधि अधिनियम। हम लोग जब भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने एक वीडियो बनाया है भारत शाही उपाधि अधिनियम के ऊपर। उसमें 2 प्रमुख प्रावधान थे। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। दूसरी बात 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत। दूसरी बात, वायसराय की परिषद में एक सदस्य का प्रवेश कराया गया, जिसको लोक निर्माण विभाग का दायित्व सौंपा गया था। बहरहाल ये तो बात हो गई शाही उपाधि अधिनियम की। इस अधिनियम से उत्साहित होकर और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद और महारानी विक्टोरिया को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था, जो प्रथम दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 घोषणाएं की गईं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरी बात, महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उन दिनों यह निरर्थक सिद्ध हुआ। इसलिए निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि 1876 से 1878 के मध्य बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें कई लोग काल के गाल में समा गए थे और अकालग्रस्त जनता के कष्टों के निवारण करने के बजाय अगर
आप दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कष्टप्रद बात थी। इसलिए कलकत्ता की एक पत्रिका ने लिखा भी था कि जब रोम जल रहा था, यहाँ पर रोम का तात्पर्य भारत से है, रोम जल रहा था अर्थात भारत की जनता अकालग्रस्त अवस्था से गुजर रही थी, तब नीरो बंसी बजा रहा था, अर्थात तब वायसराय दिल्ली दरबार का आयोजन करके शानो शौकत का प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रकार प्रथम दिल्ली दरबार संपन्न हुआ। दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया, वो तत्कालीन वायसराय थे। इसमें एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। यह 1877 से भी ज्यादा खर्चीला सिद्ध हुआ। एडवर्ड सप्तम उस समय तो नहीं आए, लेकिन 1905 में उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि भारत विजिट करना चाहिए। भारत कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन का संबंध इस प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा से है, जो 1905 के बाद होने वाली थी। तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, जिसमें जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए और बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली विधिवत रूप से भारत की राजधानी हुई कलकत्ता की जगह पर। तो इस प्रकार 3 बार दिल्ली में भव्य दरबारों का आयोजन किया गया। अब आइए बात करते हैं कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कि नागपुर में प्रस्तावित था और सूरत विभाजन की आधारशिला कहीं न कहीं इसी अधिवेशन में रख दी गई थी। बनारस में 1905 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। नागपुर की जगह गोपाल कृष्ण गोखले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पेश किए गए और पारित भी किए गए। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। एक तीसरा प्रस्ताव जो पारित किया गया था, उससे वैचारिक मतभेद की उत्पत्ति हुई। वो क्या थी कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का स्वागत नरम दल के नेता करना चाह रहे थे, लेकिन गरम दल के नेता उसका विरोध करना चाह रहे थे। नरम दल के नेता सोच रहे थे कि अगर प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का स्वागत करें तो शायद बंगाल विभाजन वो रद्द कर देंगे। एक उम्मीद थी उनके मन में। लेकिन गरम दल के नेता ये सोच रहे थे कि अगर उनको करना होता तो अभी तक कर चुके होते, क्योंकि कई पत्र वायसराय सहित भारत सचिव तक को लिखे गए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ, बल्कि भारत विभाजन और कर दिया गया, बंगाल विभाजित कर दिया गया। इसलिए गरम दल के नेता प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध कर रहे थे। ये पहला वैचारिक मतभेद था जिसकी उत्पत्ति बनारस अधिवेशन में हुई। समय बीता लेकिन गरम दल असफल रहे, क्योंकि उस समय नरम दल के नेताओं का कांग्रेस पर प्रभुत्व था। एक किसी विद्वान ने कही कि है एक बात कि ताकत, प्रभुत्व और धन संपत्ति किसी को खराब नहीं लगती। इसलिए नरम दल के नेता गरम दल के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। इसी बीच वक्त गुजरा और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का स्वागत भी कर लिया गया, लेकिन परिणाम सोच के अनुरूप नहीं निकला।
कोई फर्क नहीं पड़ा, बंगाल विभाजन भी रद्द नहीं किया गया। माहौल को देखते हुए 1906 में अरुंडेल समिति का सिर्फ गठन कर दिया गया। इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए और उन्हीं घटनाओं के मध्य 1906 में कलकत्ता में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, कांग्रेस के अधिवेशन का। इस बार गरम दल चाह रहे थे कि एक गरम दल के नेता के नेतृत्व की आवश्यकता कांग्रेस को अब है, क्योंकि उसी से शायद बंगाल विभाजन से संबंधित स्वदेशी आंदोलन को रफ्तार मिलेगी। लेकिन नरम दल के नेताओं ने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्ताव कर दिया। इधर गरम दल के नेताओं ने लाला लाजपत राय का नाम आगे बढ़ा दिया। दादा भाई नौरोजी की प्रतिष्ठा उस समय बहुत चरम अवस्था पर थी। उम्र में भी वो सबसे बड़े थे, इसलिए गरम दल के नेता उनका विरोध करना उचित नहीं समझ रहे थे। इसलिए लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया और गरम दल का प्रयास असफल रह गया। लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कई प्रमुख प्रस्ताव पारित कर दिए गए। सबसे पहला, जैसा कि बनारस अधिवेशन में पारित किया गया था, सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पेश किए गए जो कि पारित किए गए। स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए गए। शिक्षा के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके आधार पर और जिसके आलोक में कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना की गई, सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया। यह पहली बार था जब कांग्रेस के मंच से किसी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था। एक प्रस्ताव, गरम दल हर परिस्थितियों में समझौता करने के लिए तैयार थे और समझौता कर चुके थे। सबसे पहले तो अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने समझौता किया, उसके बाद पारित विभिन्न प्रस्तावों के लिए उन्होंने समझौता किया, उसके बाद अंत में उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया कि स्वदेशी आंदोलन का संचालन पूरे देश में किया जाए। लेकिन उदारवादी दल के नेता अर्थात नरम दल के नेता ये नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए। और वैचारिक मतभेद का विकास आरंभ हुआ, जिसकी उत्पत्ति बनारस अधिवेशन में हो चुकी थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से गरम दल शांत रहे। हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। खैर, समय बीता, 1907 का वर्ष आया। वैचारिक मतभेद अपनी चरम अवस्था पर तो पहुंच ही चुके थे। इस बार फिर गरम दल के नेताओं ने गरम नेतृत्व की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने एक बार फिर लाला लाजपत राय का नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस बार दादा भाई नौरोजी तैयार नहीं हुए अध्यक्षता करने के लिए, तो उनकी जगह पर रास बिहारी घोष का नाम आगे बढ़ाया उदारवादियों ने। ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और रास बिहारी घोष उदारवादी नेता थे, दोनों में फर्क है। तो रास बिहारी घोष का नाम आगे प्रस्तावित कर दिया सूरत में के अधिवेशन में उदारवादियों ने। और यहां भी गरम दल के नेता ने कई बातों पर समझौते किए। गरम दल के नेताओं ने कई बातों पर समझौते किए।
जब रासबिहारी घोष अपने अध्यक्षीय भाषण को देने के लिए आए तो उन्होंने गरम दल के नेताओं की निंदा कर दी। तिलक ने कहा कि हम लाला लाजपत राय का नाम तो वापस ले ही चुके हैं, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात कि चूंकि दादा भाई नौरोजी जो कि वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं, इतने समझदार व्यक्ति के नेतृत्व में जिन प्रस्तावों को पारित किया गया था, जैसे बंगाल विभाजन के विरोध में, स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में और शिक्षा के संदर्भ में, उन प्रस्तावों को फिर से पारित कर दें आप, क्योंकि हमारी और आपकी सोचने की क्षमता से कहीं ज्यादा दादा भाई नौरोजी की है। उनके पास अनुभवों का भी भंडार है हमारी अपेक्षा, तो आप उन प्रस्तावों को पारित कर दें। दूसरी बात कि रासबिहारी घोष के अध्यक्षीय भाषण के जिस भाग में गरम दल के नेताओं की निंदा की गई है, उन शब्दों को वापस ले लिया जाए। लेकिन उदारवादी किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। जिस मतभेद की उत्पत्ति बनारस अधिवेशन में हुई, विकास कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, वह खुलकर धरातल पर आया इस सूरत अधिवेशन में। गरम दल और नरम दल के नेताओं के मध्य लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो गई, जो कि अत्यंत खेदजनक बात थी स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से। हालांकि मनमोहन घोष ने समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। परिणाम यह निकला कि गरम दल के नेताओं ने स्वेच्छा से कांग्रेस छोड़ दिया और अगले कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस की तरफ नहीं देखा। वो अपना स्वतंत्र आंदोलन संचालन की व्यवस्था में लगे रहे। इसके तुरंत बाद इलाहाबाद में एक कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ नियम बनाए गए। उसके बाद 1908 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था, वहां भी रासबिहारी घोष ही अध्यक्ष थे। उन नियमों को लागू करते हुए कांग्रेस के दरवाजों को गरम दल के नेताओं के लिए बंद कर दिया गया और 1915 तक यह दरवाजा बंद रहा। जब फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में होती है, तब एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से गरम दल और नरम दल के नेताओं के मध्य 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता होता है। इस प्रकार सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जो कि एक दुखद घटना थी भारत के आधुनिक इतिहास में। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।